हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान में संविधान सभा से, और आगे चलते हुए संविधान के आंतरिक और बाह्य प्रभाव के साथ साथ भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं संविधान सभा से। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। यही मांग वर्ष 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1942 के क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव के द्वारा पहली बार स्वीकार किया था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण स्वयं भारतीय जनता के द्वारा होगा। साथ ही 1946 के कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान के गठन का प्रारूप निर्मित किया। 1946 के इसी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत यह प्रावधान था कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य लिए जाएंगे, जिसमें से 296 सदस्य उन राज्यों से होंगे जिन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण था, और 93 सदस्य देसी रियासतों से आएंगे। और राज्यों को संविधान सभा से प्राप्त सीटें जनसंख्या के अनुसार आवंटित की गईं, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या में एक सीट का आवंटन था। अब जब जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 208 सीटें और मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग की स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन किया। तो जब मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो गया तब संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य थे और रियासतों से 70 सदस्य थे। अब संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को और संवैधानिक सलाह के रूप में सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान निर्माण की शुरुआत में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना का अधिकार, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा, भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचानना और विश्व शांति पर बल देते हुए इन सभी कार्यों की घोषणा की गई। अब संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से किया गया। ये कौन कौन सी समितियां थी वे देखते हैं। पहली है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति और राज्य शक्ति समिति के। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा रियासत समझौता समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति दोनों ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में काम कर रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी विषय समिति, संचालन समिति और नियम समिति। आगे जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे झंडा समिति के और मूल अधिकार उप समिति के। आगे एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे एस. वर्धाचार्य अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय समिति के। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करते हैं, जो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद हैदर सादुल्ला, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट फरवरी 1948 में सामने रखी, लेकिन इस रिपोर्ट की आलोचना हुई, जिसके चलते अगले 8 माह बाद अक्टूबर 1948 में समिति ने अपना दूसरा प्रारूप रखा और इसे स्वीकार किया गया। प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी और 6 माह का समय लगा था। इसे पूरा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 284 सदस्यों ने संविधान में हस्ताक्षर करके उसे पारित किया। 26 नवंबर 1949 को इसमें नागरिकता, निर्वाचन और आंतरिक संसद से संबंधित 15 अनुच्छेदों को स्वीकार किया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुछ अमेंडमेंट या संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़ चुकी है। संविधान सभा की अंतरिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब यहाँ कुछ फैक्ट ऐसे हैं कि संविधान में टोटल 64 लाख का खर्च हुआ था। 60 अन्य देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था इसमें,
और प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया था। चलिए जानते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसी रही थी। तो यहाँ पर कांग्रेस का निर्णायक बहुमत था। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान के निर्माण में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी संविधान सभा के द्वारा प्रत्येक पक्षों पर विचार विमर्श करने का प्रयत्न और प्रत्येक सदस्यों के विचारों और मतों का सम्मान किया गया था। इसीलिए बहुमत से निर्णय लेने के बजाय आम सहमति से निर्णय लिए जाते थे। संविधान सभा की यह प्रणाली गैर कांग्रेसी सदस्यों को संविधान सभा में शामिल करने से स्पष्ट होती है। संविधान सभा ने किसी विशेष विचारधारा को नहीं अपनाया था, बल्कि उन विचारों को प्राथमिकता दी थी जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे। अब देखिए, इस समय भारत के सामने अमेरिका का अध्यक्षीय शासन भी मौजूद था और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली भी मौजूद थी, लेकिन किसी एक को न अपनाकर संविधान निर्माताओं का दृष्टिकोण मध्यम मार्गी रहा। अब यहाँ पर एस.एन. अग्रवाल, जो प्रसिद्ध गांधीवादी थे, वे भी संविधान सभा के सदस्य थे और मानते थे कि गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि विकेंद्रीकृत शासन, पंचायती राज्य आदि जैसे गांधीवादी सिद्धांत भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होंगे। इनके अलावा संविधान सभा के अधिकतर सदस्य उदारवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। ज्यादातर की शिक्षा दीक्षा यूरोपीय देशों में हुई थी, इसलिए स्वतंत्रता, विधि का शासन और धार्मिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया। लेकिन संविधान निर्माण के समय साम्यवादी सोवियत संघ का भी अत्यधिक प्रभाव था। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन प्रणाली का मूल आधार उदारवादी रखा, जबकि शासन के उद्देश्य समाजवादी माने गए और गांधीवादी आदर्शों को नीति निर्देशित तत्वों के अध्याय में शामिल किया गया। मतलब यहाँ स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने समायोजन के सिद्धांत को अपनाया था और विभिन्न विचारधाराओं के बेहतरीन और प्रगतिशील तत्वों का संविधान में समावेशन किया। अब आगे जानते हैं संविधान सभा की प्रकृति कैसी थी। यह संविधान सभा निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से हुआ था, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था। अब संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत तो था, इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस ही संविधान सभा था। लेकिन साथ ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर के.टी. शाह, हृदयनाथ कुंजरू जैसे कुछ गैर कांग्रेसी नेता भी यहाँ मौजूद थे। और उस समय जो कांग्रेस थी ना, वह भारत के प्रत्येक क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए कांग्रेस विविधतापूर्ण भारत का एक लघु रूप था। इस समय समाजवादियों को भी संविधान सभा में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने संविधान सभा में भागीदारी से ही इनकार कर दिया था। मार्क्सवादियों या साम्यवादियों के द्वारा भी संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। आगे जानते हैं कि संविधान सभा से संबंधित कौन कौन से विवाद मौजूद हैं। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्रस्ताव और ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा की गई घोषणा पर आधारित था। साथ ही कैबिनेट मिशन ने केंद्र सरकार को मात्र 3 विभाग, प्रतिरक्षा, विदेश और संचार विभाग दिए थे। इन तीनों विभाग को चलाने के लिए राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दिया था। इसलिए भारतीय शासन मूलतः ब्रिटिश संसद के अंतर्गत था। चूंकि संविधान सभा का गठन ब्रिटेन की संसद में पारित प्रस्ताव पर आधारित था, और यही कारण है कि आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, ना कि भारतीय लोगों ने संविधान सभा का गठन किया था। इसीलिए इसे किसी भी समय ब्रिटिश संसद द्वारा भंग किया जा सकता था। लेकिन अब ये जो विवाद का मुद्दा है ना, ये पूर्णतः तार्किक या उचित प्रतीत नहीं होता है, और उसका कारण यह है कि उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत तो आता था और वैधानिक रूप से ब्रिटेन का ही यहाँ नियंत्रण था, लेकिन उस समय राजनीतिक रूप से सरकार के द्वारा भारतीयों को शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया था। इसलिए इसे संप्रभु न मानना तार्किक नहीं होगा। दूसरा रीजन यह है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो देश प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में पेश भी किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया भी गया। और तीसरा कारण है कि संप्रभु राज्य का यह मतलब नहीं होता कि औपनिवेशिक राष्ट्र से पूरे ही संबंध तोड़ दें। यही कारण है कि पहले कॉमनवेल्थ की सदस्यता महारानी की इच्छा पर निर्भर थी, लेकिन वर्तमान में यह निर्णय भारतीय जनता का है। तो ये थे संविधान सभा की संप्रभुता से संबंधित विवाद और उन विवादों को निराधार ठहराने वाले कुछ साक्ष्य। चलिए आगे जानते हैं संविधान सभा के प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप के बारे में।
इसमें हम देखेंगे कि क्या सभी जनता का प्रतिनिधित्व करती थी यह संविधान सभा। तो देखिए, उस समय लगभग इस संविधान सभा को चुनने के लिए भारत के 28.5% नागरिकों को ही मतदान का अधिकार था, जिनमें संपत्तिशाली और शिक्षित वर्ग थे। इसलिए जनसंख्या का अधिकांश भाग विधानसभा के चुनाव में सम्मिलित नहीं था। साथ ही देशी रियासत के प्रतिनिधि भी मनोनीत थे, न कि निर्वाचित। इसलिए माना जाता है कि मुट्ठी भर लोगों ने संविधान सभा का निर्वाचन किया। लेकिन अब इस बात को कहने से पहले हमें उस समय की परिस्थितियां देख लेनी चाहिए। और ये परिस्थितियां थीं कि संविधान निर्माण के समय भारत में विद्यमान देशी रियासतों के विलय की समस्या मौजूद थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों में उपद्रवी गतिविधियां कायम थी। स्वतंत्रता के समय मद्रास प्रांत भी सूखे की चपेट में था और भारत विभाजन के दौरान भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था। साथ ही पाकिस्तान से आने वाले लाखों लोगों को भारत में बसने की चुनौती बनी हुई थी और इन सब परिस्थितियों में चुनाव कराना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता। और इसीलिए कहा गया कि संविधान निर्माण विशेषज्ञता का कार्य है। इसलिए विशेषज्ञ लोगों द्वारा संविधान निर्माण लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक का सैद्धांतिक अभिप्राय तो होता है कि जनता का शासन होना, लेकिन व्यवहारिक रूप से यहाँ जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। इसलिए संविधान सभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि ही माने जाते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि संविधान सभा समूचे भारतीय समाज का एक लघु रूप थी और हर एक जाति, धर्म, समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। साथ ही संविधान सभा ने सर्वसमावेशी शासन प्रणाली को आधार बनाया, जिसमें सभी नागरिकों की समान गरिमा का सम्मान सुनिश्चित किया गया। तो ये थी हमारी संविधान सभा। अब इसमें ही प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना सदस्यीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में पहुंचे और यह पूना की सीट कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर छोड़ी थी। आगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने बहुमत से स्वीकार किया था। तो ये थी हमारी संविधान सभा। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं संविधान के स्रोत या संविधान पर आंतरिक और बाह्य प्रभावों के बारे में। अब देखिए, प्रत्येक देश का संविधान अपनी आंतरिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसमें भी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में एक विषमतामूलक और सोपानिक समाज था, जहां जातिगत विभाजन के अतिरिक्त छुआछूत की अमानवीय प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। देशी रियासतों की एकीकरण की समस्या थी। भीषण सांप्रदायिक दंगों के बीच देश स्वतंत्र हुआ था और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को भारत में बसाने की चुनौती थी। साथ ही देश में आर्थिक रूप से अत्यधिक विषमता व्याप्त थी। साथ ही स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों का हमला हुआ था। उत्तर पूर्वी राज्यों में उपद्रवी गतिविधियां हो रही थी। तेलंगाना में साम्यवादी आंदोलन जारी था। कहने का मतलब है कि देश के समक्ष अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी। इसलिए भारतीय संविधान में शक्तिशाली संघवादी व्यवस्था को अपनाया और छुआछूत को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निदेशक तत्वों के अध्याय का उल्लेख भी किया गया था और राष्ट्रीय अखंडता पर भी बल दिया गया। अब जानते हैं संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या प्रभाव था। तो 1935 के अधिनियम से संविधान का लगभग 2/3 भाग प्रभावित है। अधिनियम में संघात्मक शासन का निर्माण किया गया था और अधिनियम के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली को प्राथमिकता दी गई थी, जिसे संविधान में स्वीकारा गया। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान भी अधिनियम में उल्लिखित है। अब जाने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का क्या प्रभाव था संविधान में। तो अत्यधिक बेहतरीन विशेषताओं का सामंजस्य किया गया है संविधान निर्माण में और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन हाँ, ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को भारत में नहीं अपनाया गया, क्योंकि ब्रिटेन का संसदीय शासन संसदीय सर्वोच्चता के साथ एकात्मक शासन के साथ कार्य करता है, लेकिन भारतीय संसदीय शासन को संघात्मक शासन के साथ समायोजित किया गया है। यहाँ भारतीय संविधान में मूल अधिकार का भी प्रावधान है। संविधान लिखित है, इसलिए ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बजाय संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है भारत में। आगे जाने कि अमेरिका के संविधान का क्या प्रभाव रहा हमारे संविधान में।
तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान यहीं से लिया गया। अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन अमेरिकी संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरपेक्ष हैं, क्योंकि संविधान में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारे भारत में जो संविधान में मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों पर वास्तविक और तार्किक प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। अब भारत में उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान से ही प्रभावित है। आगे कनाडियाई संविधान के क्या तथ्य हैं भारत में? तो भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा के ही संघीय शासन से प्रभावित है, जहां संघ सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। कनाडा में संघीय शासन का सामंजस्य संसदीय शासन के साथ किया गया है। भारत में भी संघीय शासन और संसदीय शासन का सम्मिश्रण मिलता है। अब कनाडा और भारत दोनों ही जगह संघीय शासन जो है वह राज्यों के समझौतों से नहीं बना है, बल्कि एक पूरा नेशन था, उसके बाद अलग अलग राज्य फॉर्म हुए हैं। अब आगे जानते हैं जर्मनी के संविधान का क्या प्रभाव रहा। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख है, जो पूर्व के जर्मन संविधान से प्रभावित है। इसे वीमर गणतंत्र भी कहा जाता है। आगे जानते हैं आयरलैंड का क्या प्रभाव रहा भारतीय संविधान में। तो निदेशक तत्वों का अध्याय आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय निदेशक तत्वों के अध्याय में आयरलैंड के अलावा भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भी प्रभाव है और इन निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को भी जोड़ा गया है, जो आयरलैंड के संविधान में शामिल नहीं है। और भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति या तरीका अपनाया जाता है ना, वह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में आंतरिक के साथ साथ बाह्य प्रभाव भी बहुत था। अब शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई भारतीय संविधान में। ब्रिटेन से सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, नागरिक अधिकारों की संप्रभुता और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, जिसमें दीवानी विशेषाधिकार आते हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल लिया गया है। कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का संधान लिया गया है। आयरलैंड से राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में मनोनयन का कार्य भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची आदि के विषय लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल का विषय लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया उठाई गई है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो इन सब कुछ स्रोतों से प्रभावित था हमारा संविधान। चलिए आज के अगले टॉपिक में भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में जानते हैं। संविधान किसी राष्ट्र की मौलिक विधि होती है जिसमें शासन की विशेषताएं, शासकों के कर्तव्य, शक्तियां और आम जनता के अधिकार इत्यादि वर्णित होते हैं। किसी राष्ट्र द्वारा तभी संविधान निर्मित और स्वीकृत किया जाता है जब जनता बिल्कुल नए प्रकार की शासन प्रणाली चाहती है और नए वर्ग सत्ता में भागीदार बनना चाहती है। अब हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवेरेन स्टेट। इसका अर्थ है कि भारत पर आंतरिक या बाहरी दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी विशेषता है लोकतंत्रात्मक राज्य या डेमोक्रेटिक स्टेट, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता का स्वामी ना होकर उनका सेवक होता है। तीसरा आता है गणराज्य या रिपब्लिक स्टेट। गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अर्थ है कि देश के सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। अब हमारा भारत जो है ना, वह अपने गणतंत्रात्मक स्वरूप के साथ राष्ट्रमंडल जैसे संगठन में भी सम्मिलित हुआ है। अब इसमें अनेक व्यक्ति मत देते हैं कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों ने इसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, लेकिन ये मत तार्किक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है। जब यहाँ भारत को सदस्यता दी जा रही थी, तब राष्ट्रमंडल ने ही स्वीकार किया था कि भारत की स्थिति वैधानिक रूप से अन्य उपनिवेशों से कुछ अलग है।
संविधान की तीसरी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य या सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। एक तरह से राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पश्चिम की उदारवादी परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थ है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब संविधान की प्रस्तावना में धर्म, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग और इनमें से किसी के आधार पर भी अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। और संविधान में यह भी उपबंध है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। संविधान ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया है कि वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे और उन्हें अपनी इच्छा की शिक्षण संस्थाएं संचालित करने का भी अधिकार होगा। संविधान की अगली विशेषता आती है कठोर और लचीलेपन का समन्वय, कोहेरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें अब संविधान ना दो प्रकार के होते हैं, कठोर और लचीला संविधान। कठोर संविधान ऐसा है जिसमें संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण के अतिरिक्त जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन इसी के विपरीत लचीले संविधान में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं किया जाता तथा संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। अब भारत के संविधान में ना दोनों के बीच का रास्ता अपनाया गया है। भारत का संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक लचीला। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिनमें संसद के समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। और ये प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति में परिवर्तन के लिए, संघ और राज्यों के इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन में परिवर्तन करना हो, या राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व और जीएसटी का प्रावधान आदि हो, तो इनमें राज्यों के बहुमत के साथ साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन इनके अलावा भारतीय संविधान में कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें संसद में साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है, जैसे नवीनतम राज्यों के निर्माण में, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में, भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने में आदि में साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो स्पष्ट है कि हमारे भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान के लचीलेपन और अमेरिकी संविधान की कठोरता, इन दोनों के मध्य में मध्यम मार्ग को अपनाया है। इसका कारण भी ऐसा है कि यदि कुछ स्थायी और कठोर संविधान यदि बना दिया जाता तो राष्ट्र का विकास रुक जाता, क्योंकि राष्ट्र जीवित विकासशील प्रणालियों का समूह है और किसी भी परिस्थिति में हमें अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित ना हो सके, और इतना भी लचीला ना हो कि उनमें बार बार अनावश्यक परिवर्तन किए जाते रहें। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें मंत्रियों के समूह के द्वारा सरकार चलाई जाती है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जब तक संसद बहुमत में है तब तक सरकार चलती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है और इसका विश्वास खो देने पर यह कायम नहीं रह सकती। हमारा संविधान भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, जो लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारतीयों को 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संसदीय शासन का अनुभव था। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय की, हार्मनी बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता के साथ साथ न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय देखा जाता है, मतलब मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। यहाँ देखिए, संसदीय व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका सर्वोच्च होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का सर्वाधिक महत्व होता है। लेकिन न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक होता है। न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून या कार्यपालिका के आदेशों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि कोई विधि या आदेश संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं, उनके विरुद्ध तो नहीं है। इसी के चलते न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करता है। न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब हमारे संविधान में संसदात्मक व्यवस्था या संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, लेकिन साथ ही न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का भी अधिकार दिया गया है। मतलब यहाँ भी ब्रिटेन और अमेरिकी प्रणाली का मध्यम मार्ग देखा गया है।
संविधान की अगली विशेषता है संघीय शासन या फेडरल गवर्नमेंट। इससे तात्पर्य है कि संविधान द्वारा विभिन्न घटकों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। सामान्यतः संघीय शासन में एक संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर दी जाती है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। अब भारत में तो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और नृजातीय विविधता पाई जाती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था की स्थापना की जिसका झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की तरफ था। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट की व्याख्या करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि इसके अंतर्गत दो चीजें अंतर्निहित हैं। पहला है कि जो भारतीय संघ है वह विभिन्न इकाइयों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा कि किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान सभी लोगों को समानता के आधार पर मताधिकार देता है। इसमें धर्म, जाति या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन इससे विपरीत ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया था, जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। इसलिए नवीनतम संविधान में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व की पद्धति को अपनाया गया है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताओं से है जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, बल्कि एक वैधानिक अधिकार हो गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीयों के पास। भारतीय मौलिक अधिकार इस संबंध में विशेष है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए पृथक से वैधानिक व्यवस्था भी की गई है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये निर्देशक तत्व नीति निर्धारक हैं। राज्य इन तत्वों को कानून निर्माण और नीति निर्माण में उपयोग करेगा तथा जहां संविधान मौन है वहां निर्देशक तत्व दिशा भी प्रदान करेंगे। भारतीय संविधान में 4थे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। यह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इनकी प्रकृति के संबंध में आर्टिकल 37 में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इस प्रकार इन तत्वों को वैधानिक शक्तियां तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्तियां अवश्य प्राप्त हैं। अगली विशेषता है सामाजिक समानता की स्थापना, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सामान्यतः लोगों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल दिया जाता है, लेकिन भारत के संविधान में सामाजिक क्षेत्र में भी सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। संविधान की अगली विशेषता है कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। यह बात नीति निर्देशक तत्वों से स्पष्ट हो जाती है कि संविधान का जो आदर्श है वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही है। अर्थात संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से चाहते थे कि केंद्र और राज्यों की सरकारें सभी नागरिकों को पौष्टिक भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। संविधान की अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड अदर एजेंसीज। किसी भी संघात्मक शासन में न्यायपालिका का संविधान का व्याख्याता और रक्षक होने के नाते साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना अत्यधिक आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक प्रावधान मौजूद हैं, जैसे उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिससे न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जाती और न ही न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार किया जाता है, लेकिन न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उनके आचरण पर टिप्पणी की जा सकती है। संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन संघात्मक शासन के विरुद्ध यहाँ पर एकल नागरिकता दी गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था यदि दोहरी नागरिकता दी जाती तो भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती थी। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता न देते हुए एकल नागरिकता को आदर्श माना। तो ये सारी विशेषताएं थी हमारे संविधान की।
इन सारी विशेषताओं को देखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मार्ग को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि एक व्यवहारिक और मध्यम मार्ग अपनाते हुए संसदीय शासन और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार निर्मित किया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की उपलब्धता हो सके और प्रत्येक नागरिक को गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिकार भी मिल सके। तो यही था आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये चैनल आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।